हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, राइट। और आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं और ये एमसीक्यूज़ आपको हेल्प कर रहे हैं आपके डाउट्स क्लियर करने में, राइट। आज भी हम 20 सेट ऑफ एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट एक्सप्लेन्स economic relationship based on fact and observation. Its statements can, in principle, be tested against evidence. It necessarily expresses what economic policies ought to be. ठीक है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है, राइट। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज it explains economic relationships based on fact and observation. So first statement is correct. Positive economics economic facts, observation और cause and effect relationship को explain करती है। इसका focus होता है कि इकोनॉमी में what is यानी क्या हो रहा है, ठीक है। Next one is its estimates can in principle be tested against evidences. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स को एविडेंस और डेटा के बेसिस पर टेस्ट या वेरीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो जनरली पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज़ हो सकती है। इस स्टेटमेंट को डेटा के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है, राइट। सो थर्ड वन इज़ इट नेसेसरली एक्सप्रेसेस व्हाट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑट टू बी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। व्हाट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑट टू बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का पार्ट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक का नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट पर बेस्ड होती है जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट पर बेस्ड होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट इन्वॉल्व्स ओपिनियंस अबाउट व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी। इट मे इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स। इट्स conclusions are purely factual and free from value judgments. So first one, it involves opinion about what should or ought to be is correct. Normative economics बताती है कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसलिए इसमें वर्ड जैसे should, ought to, better एक्सेट्रा कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। एंड सेकेंड वन, इट may involve value judgment. This statement is also correct. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफरेंट पीपल किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिफरेंट वे में जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को पुअर पीपल के लिए टैक्सेस कम करने चाहिए। ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है बिकॉज इट एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन अबाउट व्हाट शुड बी डन। एंड थर्ड वन, इट्स कंक्लूजन्स आर प्योरली फैक्चुअल एंड फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्योरली फैक्चुअल और कम्प्लीटली वैल्यू फ्री नहीं होती, इसमें ओपिनियंस और वैल्यू जजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडम स्मिथ्स इकोनॉमिक थॉट। एडम स्मिथ emphasized the importance of division of labor. He discussed the role of self-interest in economic activity. He argues that government should own every means of production. Here first statement, Adam Smith emphasized the importance of division of labor. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर को बहुत इम्पोर्टेंस दी। उनकी फेमस बुक द वैल्यू ऑफ नेशन 1776 में डिवीजन ऑफ लेबर का डिटेल डिस्कशन मिलता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल मीनिंग है प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर एक फैक्ट्री में एक वर्कर सिर्फ कटिंग करता है, दूसरा स्टिचिंग और तीसरा पैकिंग करता है, तो वर्कर्स अपने पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, ही डिस्कस द रोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेल्फ इंटरेस्ट का रोल भी एक्सप्लेन किया है। उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए भी एक्सचेंज और मार्केट के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को कॉमनली इनविजिबल हैंड के आइडिया से एसोसिएट किया जाता है, राइट। एंड थर्ड वन,
He argued that government should own every means of production. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एडम स्मिथ ने ये आर्ग्यू नहीं किया था कि गवर्नमेंट को एवरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करना चाहिए। ये स्टेटमेंट उनके इकोनॉमिक थॉट के ऑपोजिट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। एंड स्टेटमेंट्स है, इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क। स्पेशलाइजेशन कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। Division of labor means every worker must perform all stages of production. So first statement, it involves dividing the production process into specialized task. ये statement बिल्कुल correct है। Division of labor का meaning है production की complete process को different specialized task में divide करना। For example, गारमेंट इंडस्ट्री में एक वर्कर कटिंग करेगा, दूसरा स्टिचिंग करेगा, तीसरा फिनिशिंग का काम करेगा और चौथा पैकेजिंग का काम करेगा। ये एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर है। सेकंड स्टेटमेंट, स्पेशलाइजेशन कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है बिकॉज वर्कर एक पर्टिकुलर टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करता है। इससे उसकी स्किल्स, स्पीड और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। And third statement, division of labor means every worker must perform all stages of production. ये statement incorrect है। डिवीजन ऑफ लेबर का एग्जैक्ट ऑपोजिट यहाँ दिया गया है। इसमें वर्कर को प्रोडक्शन के ऑल स्टेजेस परफॉर्म नहीं करने होते, इंस्टेड वर्कर्स एक पर्टिकुलर स्टेज के टास्क में स्पेशलाइज करता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट Alfred Marshall. Marshall gave importance to human welfare in his definition of economics. He regarded economics as a study of mankind in ordinary business of life. He completely excluded material welfare from economic analysis. Here, first statement is correct. अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन वेलफेयर से स्ट्रांगली कनेक्ट किया है। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं है, बल्कि ह्यूमन बींग्स की ऑर्डिनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और वेलफेयर की भी स्टडी है। सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। मार्शल की फेमस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इस डेफिनेशन में फोकस ह्यूमन बींग्स और उनकी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी पर है। मार्शल ने इकोनॉमिक्स को मटेरियल वेलफेयर से भी रिलेट किया है। ओके, एंड थर्ड वन इज़ इनकरेक्ट। मार्शल ने मटेरियल वेलफेयर को कम्प्लीटली एक्सक्लूड नहीं किया था। इनफैक्ट उनकी डेफिनेशन में मटेरियल वेलफेयर का इम्पोर्टेंस प्लेस था, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉबिन्स स्कार्सिटी डेफिनेशन। एंड और स्टेटमेंट है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, resources are scarce relative to wants, and scarce resources can have alternative uses. So first statement is correct. रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। ह्यूमन बींग्स की वांट्स कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती रहती हैं। एक वांट सेटिस्फाई होने के बाद दूसरी वांट अराइज हो जाती है। ओके, एंड सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं इस इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब रिसोर्सेज कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं, बल्कि अवेलेबल रिसोर्सेज ह्यूमन वांट्स को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के लिए इनसफिशेंट हैं। एंड थर्ड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। स्केर्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है तो उस पर एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है, हाउस भी बनाया जा सकता है और फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की जा सकती है। इसीलिए रिसोर्सेज का एक यूज़ चूज़ करने पर दूसरे यूज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। एंड इसमें थर्ड स्टेटमेंट एक और है, चॉइस इज़ देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज रिसोर्सेज स्केर्स हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, हमें चॉइस करनी पड़ती है। इस वजह से चॉइस इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स हैव स्केर्सिटी इन रिलेशन टू डिमांड। Non-economic goods may be available without a price under given circumstances.
The classification of good can depend on circumstances. Okay. First statement is correct. इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स हैं जो स्केर्स इन रिलेशन टू डिमांड होते हैं. इनको ऑब्टेन करने के लिए जनरली सम सेक्रीफाइस या प्राइस देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. नॉन इकोनॉमिक गुड्स ऐसे गुड्स हो सकते हैं जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में फ्रीली अवेलेबल हों और उनके लिए प्राइस पे करना ज़रूरी ना हो. फॉर एग्जांपल ओपन एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल एयर जनरली नॉन इकोनॉमिक गुड का एग्जांपल हो सकती है. ओके. एंड थर्ड वन, द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कैन डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसिस. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. किसी गुड का इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक होना सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल ओपन इन्वायरमेंट में एयर फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर लिमिटेड और प्राइस रिसोर्सेज हो सकते हैं. ओके. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्विसेज. Services can satisfy human wants. Services may have economic value, and a service cannot be considered part of economic activity because it is intangible. So first one, service can satisfy human want is correct. Service human wants को satisfy कर सकती है. Example है teaching, medical treatment, banking, transportation, legal services etc. Second, services may have economic value. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. Services का economic value हो सकता है. जब कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसके बदले पेमेंट रिसीव होती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो सकती है. जैसे टीचिंग आप देख सकते हैं, बदले में सैलरी मिलती है. एंड थर्ड वन, अ सर्विस कैन नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ इंटेंजिबल. ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. सर्विस इंटेंजिबल होने का मतलब ये नहीं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं हो सकती. सर्विस जनरली इंटेंजिबल होती हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. राइट. सो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन कैपिटल. एजुकेशन कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. स्किल्स एंड ट्रेनिंग कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ पीपल. ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द मशीन्स एंड बिल्डिंग. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, एजुकेशन कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज करेक्ट. एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एजुकेशन से नॉलेज और एबिलिटीज़ इंप्रूव होती हैं. राइट. सेकंड है, स्किल्स एंड ट्रेनिंग कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ पीपल. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. स्किल्स और ट्रेनिंग से वर्कर्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है. फॉर एग्जांपल, एक वर्कर को कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मिलती है. ट्रेनिंग के बाद वो अकाउंटिंग वर्क फास्टर और मोर एफिशिएंटली कर सकता है. एंड थर्ड वन इज़, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ह्यूमन कैपिटल का मतलब मशीन और बिल्डिंग नहीं. मशीन्स, बिल्डिंग और इक्विपमेंट को जनरली फिजिकल कैपिटल कहा गया है. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल है नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एबिलिटीज़. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशलाइजेशन. Specialization allows individual or firms to concentrate on particular activities. It can improve productivity through greater skill and efficiency. Specialization necessarily make exchange unnecessary. So first one, specialization allow individual or firm to concentrate on particular activity. This statement is correct. स्पेशलाइजेशन का मीनिंग है इंडिविजुअल वर्कर्स या फर्म का पर्टिकुलर एक्टिविटी या टास्क पर कंसंट्रेट करना. एग्जाम्पल, एक डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करता है, जबकि एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइज करता है. सेकेंड, इट कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू ग्रेटर स्किल एंड एफिशिएंसी. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है बिकॉज इंडिविजुअल पर्टिकुलर टास्क में स्किल और एफिशिएंसी डेवलप करता है, और रिपीटेड प्रैक्टिस से स्किल इम्प्रूव होती हैं, टाइम सेव होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सकती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. So this statement is also correct. And third one, specialization necessarily makes exchange unnecessary. ये statement बिल्कुल गलत है. स्पेशलाइजेशन एक्सचेंज को अननेसेसरी नहीं बनाती. एक्चुअली स्पेशलाइजेशन के बाद एक्सचेंज की नीड और इंक्रीज हो सकती है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
Consider the following statements about division of labor and exchange. Greater specialization can increase the need for exchange. Money facilitate exchange among specialized producers. Specialization eliminates the need for market. So first statement is correct because greater specialization का मतलब है कि इंडिविजुअल या फर्म स्पेसिफिक टास्क या प्रोडक्ट पर फोकस करती हैं, इस वजह से उन्हें अपनी नीड्स के लिए दूसरे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज लेने की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, एक फार्मर वीट प्रोड्यूस करता है जबकि एक टेलर क्लोथ्स बनाता है. फार्मर को क्लोथ्स चाहिए और टेलर को फूड, इसलिए दोनों के बीच एक्सचेंज की नीड होती है. सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट. मनी एक्सचेंज को ईजी बनाता है. स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को मनी के थ्रू सेल कर सकते हैं और उस मनी से दूसरी रिक्वायरमेंट गुड्स या सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, इसलिए मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है. एंड थर्ड वन इज़ इनकरेक्ट बिकॉज स्पेशलाइजेशन मार्केट की नीड को एलिमिनेट नहीं करती. एक्चुअली स्पेशलाइजेशन के बाद मार्केट और एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्जिनल एनालिसिस. मार्जिनल एनालिसिस एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट और चेंज. Marginal cost refer to the additional costs associated with the producing additional unit of output. And third one is marginal concept have no relevance to economic decision making. First one, margin analysis examines the effect of an additional unit or change. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. मार्जिनल एनालिसिस का मीनिंग है किसी डिसीजन में वन एडिशनल यूनिट या स्मॉल चेंज के इफेक्ट को स्टडी करना. इकोनॉमिक में मार्जिनल का बेसिक मीनिंग होता है एडिशनल और एक्स्ट्रा. एंड सेकेंड वन, मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग है एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने पर होने वाली एडिशनल कॉस्ट, राइट. एंड थर्ड स्टेटमेंट, मार्जिनल कंसेप्ट हैव नो रेलेवेंस टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, राइट. ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है. मार्जिनल कंसेप्ट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में हाईली रेलेवेंट हैं. कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर दोनों मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्जिनल बेनिफिट. इट रेफर्स टू द एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी. कंज्यूमर में कंपेयर मार्जिनल बेनिफिट विद मार्जिनल कॉस्ट while मेकिंग चॉइसेस. Marginal benefit always remain constant regardless of consumptions. So first statement is correct. Marginal benefit का meaning है किसी एक्टिविटी की वन एडिशनल यूनिट से मिलने वाली एडिशनल बेनिफिट. फॉर एग्जांपल, आप एक ग्लास जूस पीते हैं और उससे बेनिफिट मिलता है. सेकेंड ग्लास से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो मार्जिनल बेनिफिट है, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के टाइम मार्जिनल बेनिफिट को मार्जिनल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर सकता है. अगर एडिशनल बेनिफिट एडिशनल कॉस्ट से ग्रेटर है तो एक्टिविटी करने में बेनिफिशियल हो सकती है, राइट. एंड थर्ड वन इज़ इनकरेक्ट. मार्जिनल बेनिफिट नेसेसरली कांस्टेंट नहीं रहता. कंजम्पशन बढ़ने पर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला बेनिफिट ऑफन डिक्रीज हो सकता है. इस कंसेप्ट को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेट किया गया है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर. प्राइजेस कैन एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर. इकोनॉमिक डिसीजंस आर कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय इंसेंटिव्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. इंसेंटिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इंसेंटिव एक ऐसा फैक्टर है जो किसी पर्सन को पर्टिकुलर एक्शन के लिए एनकरेज या डिस्करेज कर सकता है. फॉर एग्जांपल, हायर सैलरी किसी पर्सन को एडिशनल वर्क करने के लिए एनकरेज कर सकती है. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. प्राइजेज कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के लिए इंपॉर्टेंट इंसेंटिव का काम करते हैं, ठीक है. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. इकोनॉमिक डिसीजंस इंसेंटिव से कम्प्लीटली अनअफेक्टेड नहीं होते. इंसेंटिव बिहेवियर और चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केट्स.
A market is an arrangement through which buyers and sellers interact. A market does not necessarily require a physical location. Market can facilitate exchange of goods and services. So first statement is correct. मार्केट एक ऐसे अरेंजमेंट और सिस्टम है जहां बायर्स और सेलर इंटरेक्ट करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट का मतलब सिर्फ फिजिकल प्लेस नहीं होता. सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट. मार्केट के लिए फिजिकल लोकेशन होना कंपलसरी नहीं है. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट्स या डिजिटल मार्केट प्लेसेस. यहाँ बायर्स और सेलर फिजिकली सेम प्लेस पर प्रेजेंट नहीं होते पर फिर भी मार्केट एग्जिस्ट करती है. एंड थर्ड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट. मार्केट बायर्स और सेलर को इंटरेक्ट करने और गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए फैसिलिटेशन देती है. मार्केट मैकेनिज़्म के थ्रू प्राइस भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्राइजेस भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और रिसोर्सेज की एलोकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. Demand represents the willingness and ability of consumer to purchase goods or services. Supply represents the willingness and ability of the seller to offer goods and services. And third one, demand and supply have no role in determining market outcomes. So first statement is correct. Demand का मीनिंग सिर्फ कंज्यूमर की डिज़ायर नहीं होता. इकोनॉमिक्स में डिमांड तब होती है जब कंज्यूमर के पास किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने की विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे दोनों होती हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पर्सन को कार चाहिए लेकिन उसके पास कार परचेज करने के लिए सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है और सिर्फ डिज़ायर को इकोनॉमिक डिमांड नहीं कहा जाएगा. राइट. सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट. सप्लाई का मीनिंग है सेलर की किसी गुड्स या सर्विसेज को पर्टिकुलर प्राइस पर ऑफर करने की विलिंगनेस और एबिलिटी. सिंपल वर्ड्स में बोलें तो प्रोड्यूसर या सेलर मार्केट में गुड्स या सर्विसेज सेल करने के लिए रेडी और कैपेबल होने चाहिए. राइट. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. डिमांड और सप्लाई मार्केट आउटकम्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इनके इंट्रैक्शन से मार्केट प्राइजेस और क्वांटिटी डिटर्मिन होने में हेल्प मिलती है. राइट. और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट वन इज़ consider the following statement about price mechanism. Prices can provide information to buyer and seller. Changes in prices can influence resources allocation. Price signals have no connection with scarcity. First statement is correct. प्राइजेस बायर्स और सेलर को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर को सिग्नल मिल सकता है कि कमोडिटी रिलेटिवली स्केयर है या उसकी डिमांड स्ट्रॉन्ग है. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. प्राइस चेंजेस रिसोर्सेज एलोकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर उस सेक्टर में मोर रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेटेड हो सकता है. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. प्राइस सिग्नल्स के स्केर्सिटी से कनेक्शन होते हैं. मार्केट प्राइस ऑफन रिलेटिव स्केर्सिटी और डिमांड सप्लाई कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक गुड्स. Public goods are generally characterized by non-rivalry consumption. They are generally difficult to exclude non-payers from using, and a public good must always be supplied exclusively by private firms. Here first statement is correct. Public good generally rivalrous होते हैं. Non-rivalry का मीनिंग है कि एक पर्सन के यूज़ करने से दूसरे पर्सन के यूज़ के लिए गुड्स की अवेलेबिलिटी नेसेसरली रिड्यूस नहीं होती. एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइटिंग. एक पर्सन स्ट्रीट लाइट यूज़ करे तो दूसरे पर्सन के लिए उस स्ट्रीट लाइट का बेनिफिट जनरली रिड्यूस नहीं होता. एंड सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट. पब्लिक गुड्स में नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का फीचर भी जनरली होता है. मतलब नॉन पेयर्स को उससे एक्सक्लूड करना डिफ़िकल्ट हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल डिफेंस का बेनिफिट सोसाइटी के मेंबर्स को जनरली कलेक्टिवली मिलता है. राइट. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. पब्लिक गुड का मतलब ये नहीं कि वो एक्सक्लूसिवली प्राइवेट फर्म के थ्रू सप्लाई होनी चाहिए. एक्चुअली मैनी पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं. सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली.
Next one is consider the following statement about externalities. An externality occurs when an economic activity affects the third party. The effect may be beneficial or harmful. Externalities are always fully reflected in the market prices. So first one is correct. एक्सटर्नलिटी तब अकर होती है जब किसी इंडिविजुअल या फर्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी का इफेक्ट किसी थर्ड पार्टी पर पड़ता है. ये इफ़ेक्ट मार्केट ट्रांजैक्शन के डायरेक्ट बायर और सेलर के अलावा किसी और अदर पर्सन पर भी होता है. एंड सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट. एक्सटर्नलिटीज़ बेनिफिशियल भी हो सकती हैं और हार्मफुल भी. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिट मिलता है. फॉर एग्जांपल एजुकेशन से इंडिविजुअल के अलावा सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है. और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं किसी थर्ड पार्टी को हार्म होना. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री पोल्यूशन से नियर बाय जो रेजिडेंट्स हैं उनको हार्म हो सकता है. एंड थर्ड वन इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. एक्सटर्नलिटीज़ का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उनका इफ़ेक्ट फुल्ली रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइस नहीं होता. इसी वजह से एक्सटर्नलिटीज़ मार्केट फेलियर्स का कॉज बन सकती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट वन इज़ consider the following statement about economic welfare. Economic welfare is concerned with the well-being derived from economic activities and resources. Availability of goods and services can affect economic welfare. Third one, economic welfare is determined exclusively by the quantity of the money held by a person. So first one, economic welfare is concerned with the well-being derived from economic activities and resources. This statement is correct. इकोनॉमिक वेलफेयर का रिलेशन लोगों के वेलबींग से है जो गुड्स सर्विसेज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और उसे यूज़ से डिराइव करते हैं. सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो इकोनॉमिक वेलफेयर देखता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज लोगों की लिविंग कंडीशन और सेटिस्फेक्शन को किस तरह अफेक्ट करती है. सेकेंड स्टेटमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन अफेक्ट इकोनॉमिक वेलफेयर. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी इकोनॉमिक वेलफेयर को इफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे गुड्स सर्विसेज की बेटर अवेलेबिलिटी लोगों के वेलफेयर को इम्प्रूव करती है. एंड थर्ड वन, इकोनॉमिक वेलफेयर इज डिटर्मिन्ड एक्सक्लूसिवली बाय क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय अ पर्सन. ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है. इकोनॉमिक वेलफेयर सिर्फ किसी पर्सन के पास अवेलेबल मनी की क्वांटिटी से एक्सक्लूसिवली डिटर्मिन नहीं होता. वेलफेयर को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज एंड अदर इकोनॉमिक कंडीशन भी इंपॉर्टेंस हो सकती हैं. राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली. राइट. तो आज हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.